ज़रम साहब, कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नशिस्तें नहीं मिलेंगी, वहां से तहरीक का ऐलान कर दिया गया है। जो सियासी मुखालिफ थे उनके साथ हाथ मिलाए जा रहे हैं। अबसार साहब कह रहे हैं ना सच है, ना इनकलाब है, ना तहरीक है, मगर वोटर मैच्योर हो गया है जिसने पूरे निज़ाम पर अदम एतमाद का या सिस्टम के खिलाफ आवाज़ दे दी है। क्या पॉलिटिकल एलीट मैच्योर होगी? यही तरीके हैं या बैठ कर बात कर कर ये कोई रास्ते निकाल पाएंगे? आप इनकलाब को, इंतशार को, तहरीक को एक तरफ रखते हैं। देखिए, जो एहतजाज है, मैं इसे इंसानी तहजीब की मेराज समझता हूँ। लाखों साल तक वो बातें जो तीर और तलवार और बंदूक के ज़रिए की जाती थी, इंसान ने उसे पुरअमन एहतजाज के ज़रिए से करना और मनवाना सीखा है। हमें सिर्फ ये कोशिश करनी है कि हमारे माशरे में, हमारे गवर्नेंस सिस्टम में, हमारी जमहूरियत में वो स्पेस होनी चाहिए कि लोग पुरअमन तौर पर एहतजाज करना भी सीखें और हुक्मरान पुरअमन एहतजाज को बर्दाश्त करना भी सीखें। देखिए, टेक्निकल बुनियादों पर जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया है, एक बहुत बड़ी हक तलफी है। एक आईनी उसूल की नफ़ी की गई है जो आइन में बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा है कि आपको आपकी पार्टी की सीटों के तनासुब से मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। टेक्निकल उनके पास गुंजाइश मौजूद थी इलेक्शन एक्ट के हवाले से, लेकिन वो पहले भी एक मुख्तलिफ फैसला कर चुके थे माजी में, अभी भी वो कर सकते थे। अब इस हक तलफी के नतीजे में एक तरफ तो नाराज़गी होगी और दूसरी तरफ आपको पता है इस तरह की हक तलफी में एक किस तरह का एक माहौल पैदा होने जा रहा है। आप ज़रा केपी की असम्बली का सोचिए, जहाँ एक मेंबर के बदले में आपको 4 या शायद उससे भी ज़्यादा रिजर्व सीट्स मिलेंगी। कैसी जमहूरियत होगी? वो एक मेंबर मुंतखब आया है और साथ में पकड़ के 4 रिजर्व को ला रहा है। ये कैसा मजाक होगा? अब ये जो जमातें, मैं नहीं समझता कि पीटीआई के साथ ये दूसरी जमातें आसानी से एक एजिटेशनल मूवमेंट में चली जाएंगी, उसके साथ इकट्ठे तैयार होंगी बड़ा एहतजाज करने को। मौलाना साहब पे तो मुझे बहुत ही शक है। सबसे ज्यादा जो ताकत है वो मौलाना साहब की है, क्योंकि मौलाना साहब के लोगों पर तशद्दुद करना, उनकी पिटाई करना, उनके साथ वो करना जो पीटीआई के साथ हो रहा है, मुमकिन नहीं है। इसलिए मौलाना साहब को मनाने की पूरी कोशिश की जा रही है और मौलाना साहब वो रेड लाइन क्रॉस करते हुए अपने सियासी मकसद के हवाले से मेरे ख्याल में बहुत देर लगाएंगे। शायद ना करें, वो शायद मान जाएं। अचकज़ई साहब के भी अपने मसले हैं, उनको भी मनाया जा सकता है और अचकज़ई साहब की जो एजुटेशनल पावर है वो बहुत ही महदूद है, बलूचिस्तान तक है, वो बहुत बड़ी सपोर्ट नहीं दे सकते किसी मूवमेंट पे। लेकिन पीटीआई खुद पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, एजुटेशनल उसके पास पावर मौजूद है, वो कर सकती है एजुटेशन। उन्होंने जो उसकी एहतजाजी सियासत है वो उसकी ताकत भी है और उसके लिए मुसीबत भी है। इस एहतजाजी सियासत से उन्होंने बहुत कुछ कमाया भी है, लेकिन अपनी बहुत ज़्यादा जो है वो तबाही भी की है। अब ये फैसला खुद करना है। मूवमेंट तो मोमेंटम बना लेती है। अब जो सबसे बड़ी मुझे कंस्ट्रेंट नज़र आ रही है पीटीआई पे एहतजाज में, वो बन रही है केपी की हुकूमत। जहां पर आप हुकूमत चला रहे होते हैं वहां पर आप एहतजाजी तहरीक नहीं चला सकते। तो वो क्या एहतजाजी तहरीक होगी जिसमें मिनिस्टर्स शामिल होंगे, मेंबर्स शामिल होंगे, हुकूमती पार्टी शामिल होगी। तो अगर केपी में वो तहरीक नहीं चला सकते और पंजाब में तहरीक चलाएंगे, पंजाब में जहां एक बहुत हॉस्टाइल मुखालिफाना उनको एनवायरनमेंट मिलेगा, तो मेरा ख्याल है उनके लिए एक मुश्किल होगी। और शायद इस बार ये भी आसान नहीं होगा कि वो केपी से लोग लाकर इस्लामाबाद में एजिटेशन करें। इस्लामाबाद के लिए इस्लामाबाद के लोगों को निकालना होगा। और सबसे बड़ा जो उनका मसला है, देखिए, ये पीटीआई वर्सेस मुस्लिम लीग नवाज नहीं है, ये पीटीआई वर्सेस पीपल्स पार्टी नहीं है। उन्होंने जो सींग अड़ा लिए हैं वो पाकिस्तान की मुक्तदरा से, इस्टेब्लिशमेंट से अड़ा लिए हैं। इस वक्त जब वो तहरीक शुरू करेंगे कि उनको सिर्फ हुकूमत की ताकत नहीं फेस करनी पड़ेगी, शायद मुंतखब हुकूमत तो उनको रास्ता भी दे दे, उनको जगह भी दे दे, लेकिन उनको क्या इस्टेब्लिशमेंट भी इजाज़त दे देगी कि वो तहरीक चला लें? और जितना वो नुकसान पहले एहतजाजी तहरीकों में कर चुके हैं, क्या उस पर वो अपने कारकुनों का, अपने लीडरों का मज़ीद नुकसान करना चाहेंगे? दुरुस्त हो गया। मेरा ख्याल है जब वो तहरीक कह रहे हैं तो इसका मतलब है वो इतनी नॉइज़ मुसलसल क्रिएट करते रहेंगे कि वो खबरों पर छाए रहें
और वो बयानिया बनाते रहे। अगर मुसलसल उनका बयानिया रहता है, मुसलसल उन्हीं के गिर्द गुफ्तगू होती है, तो ये तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी उनकी। ठीक हो गया जी। ज़ैगम साहब, SIFC का जिक्र हुआ, ये एस्टैब्लिशमेंट का अहम तरीन मंसूबा है, क्या ये भी ताल्लुकात की जो अहम कसौटी है उस पर परखा जाएगा? शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस प्रोग्राम पर अमल दरामद करवा लेंगे? खलीजी ममालिक की अपनी सूरत हाल भी सामने है, आपके ख्याल में बड़ा चैलेंज क्या बनेगा? एक तो मुझे हसन निसार साहब को जरा सेकंड करने दीजिए। जो डायनेस्टिक ट्रांसफर है, ये बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान की इस वक्त कई जमातों के लिए, खास तौर पे मुस्लिम लीग नवाज के लिए। मैं भी अर्ज कर चुका हूं कि ये 20वीं सदी की जमातें 21वीं सदी में आना भूल गई हैं, अभी पीछे रह गई हैं, एडजस्ट नहीं कर पा रही हैं, और ये क्रूशल टाइम है। जहाँ तक चैलेंजेस की बात है, जो बुनियादी चैलेंजेस हैं नई हुकूमत के लिए, शहबाज शरीफ के लिए, देखें बहरान पाकिस्तान में दो ही हैं, सियासी और माशी। और जो माशी बहरान है वो सियासी बहरान के अंदर से निकल रहा है। आपने CPEC के बारे में पूछा, आप देखिए CPEC कब रुका, CPEC कब स्टॉल हुआ, और इसी तरीके से जो दूसरे हमारे माशी प्लान थे वो कहाँ और क्यों ख़राब हुए। आपको बराह रास्त उनका ताल्लुक पाकिस्तान के सियासी बहरानों के साथ नजर आएगा। आप माशी ट्रेजेक्ट्री को सियासी ट्रेजेक्ट्री के साथ आप रख लें तो बड़ा वाज़े तौर पर आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान की जो सियासत है, बल्कि यानी सियासी बहरान है जिसमें खाली सियासतदान शामिल नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है, वो हमारे माशी बहरानों की वजह बन रही है। दूसरे अल्फाज में पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम है वो इकानमी नहीं बल्कि पॉलिटिकल इकानमी है। एक ऐसे मुल्क में जब 75 साल में रूल्स ऑफ द गेम ही तय नहीं हुए, ये तय नहीं हुआ कि किसके पास अख्तियार होगा, हुकूमत कौन करेगा, मुंतखब लोग करेंगे या इदारों में बैठे हुए लोग करेंगे। मुंतखब लोग करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से हुकूमत आएगी, किस तरीके से जाएगी, इलेक्शन मुनक्किद होगा तो किन असूलों के तहत होगा, वो क्या असूल होंगे जिस पे सब मुत्तफिक होंगे। तो आज हम फिर वहां पे पॉइंट 0 पे खड़े हैं जहाँ इलेक्शन के नताज मशकूक हैं। खुद वो लोग जो इस हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा थे वो सख्त सवालात उठा रहे हैं, दुनिया सख्त सवालात उठा रही है। इलेक्शन पे नजर रखने वाले पाकिस्तान के और बाहर के इदारे भी नजर उठा रहे हैं, उस पर सवाल उठा रहे हैं। अब CPEC जैसे जो काम है या जितनी भी इस तरह की जिम्मेदारियां हैं, जो सबसे बड़ा चैलेंज है शहबाज शरीफ का कि उसके पास वो अख्तियार ही नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर कोई बड़े काम कर सके। अगर मैं 3 चीजें जल्दी से आपको गिनवा दूं कि उनके सर पे उनके 3 बड़े भाई बैठे हुए हैं जो उन्हें हिलने नहीं देंगे। सबसे पहला बड़ा भाई है एस्टैब्लिशमेंट और हाइब्रिड सिस्टम, जिस पर वो खुद साइन ऑन कर चुके हैं, कानून बना के जा चुके हैं, अख्तियारात दे चुके हैं, तो उनके महदूद वो अख्तियार होंगे। दूसरे नंबर पे बड़े भाईजान नवाज शरीफ, जो शायद अपना बंदा भेजेंगे फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे, पॉलिसियों पे नजर रखेंगे, और तीसरे भाईजान आसिफ अली जरदारी। तो मेरी नजर में सबसे बड़ा उनका जो चैलेंज है अपने अख्तियारात का ना होना है। तीनों बड़े भाई और अख्तियारात का ना होना। 3 बड़े भाई और फिर मुतालबात भी बहुत होंगे। अफसार साहब, काबीना कैसी बनेगी? वहाँ शहबाज कैंप और नवाज कैंप क्या बैलेंस कर लेंगे, तवाजुन पैदा हो जाएगा? जो भी सवाल भी ज़ैगम साहब ने बीच में एक तयनाती की बात कर दी, या ये तीनों बड़े भाइयों को बैलेंस करते करते शहबाज साहब का बैलेंस आउट ना हो जाए? मेरे लिए आपने बड़ा होम्योपैथिक सवाल रखा है ताकि काटना ना पड़े इसका जवाब। सर आपका जो आप जिस सवाल का आप खुद लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं। पूरी फील्ड आपके पास है सर। आप ऐसे सुनाती हैं। मैं तो SIFC का जिक्र सुन के मुझे तो लगता है कि मैं नमाज के लिए अब खड़ा हूँ अगर, तो मैं मुंह तरफ काबा शरीफ की बजाय नौज़बिल्ला मुंह तरफ SIFC करूँ। इतनी कोई मईशत दानों की वो बेहतरीन टीम तैयार हो गई है कि जो नहीं थी, हमें समझ नहीं आई इतने सालों तक, वरना तो मुल्क निकल चुका होता बहरान से। और ये वही मईशतदान होंगे जो पहले कुछ दिन पहले तक साइंसदान थे, उससे पहले कुछ दिन तक सियासी साइंसदान थे, उससे पहले कुछ ज़राई साइंसदान थे। मतलब सब कुछ ही आता है, सब कुछ पता है, सब ताकत भी पास है, लेकिन हम कभी पतली गली से निकल जाएंगे दानिश्वर सियासी ख़ानदानों पर तनकीद करने, कभी मरूसियत पे तनकीद करने, कभी सियासी जमातों पे तनकीद, पुतलों पे जितनी मर्जी तनकीद करवा लें हमसे, ऐसे सीने पे हाथ मार मार के तनकीद करेंगे। और पुतली को जो हिला रहा है, डोरे जिसके हाथ में है, एक ही बड़ा भाई है भाई,
बिग ब्रदर, ओनली वन एंड ओनली इन दिस कंट्री, दैट्स इट। नहीं मानना ना माने। जो पिछले सवाल के आपके बात हो रही थी ना, साहब को 3 बड़े भाई लग रहे हैं, आपको एक बड़ा भाई लग रहा होगा। आप मुझे फरमाइएगा, वजीर आज़म शहबाज शरीफ की काबिलियत, उनके पास कोई साइंसदान है? भाई काबिलियत देखें, बात है कि सर्वाइवल इंस्टिंक्ट किस में ज्यादा है इस मुल्क में, बस वो जिंदा रह सकता है। अगर आप अपने उसूलों पे, आइन और कानून के लाइन पे चल के जिंदा रहना चाहते हैं तो भूल जाएं जिंदगी इस मुल्क में, भूल जाएं तरक्की इस मुल्क में। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होनी चाहिए। यू कैन रन विथ हेयर एंड यू कैन हंट विथ हाउंड्स, दैट्स इट। ये दोनों स्किल्स आपको आती हैं तो आप कामयाब हैं। और यही बदकिस्मती हमारी, इसीलिए ये मुल्क आगे नहीं जा रहा है। जो पिछले सवाल में आप बात कर रहे थे, ये मैसेज जो है ना आप सियासी जमातों को देते रहते हैं ना, दूसरों को भी दिया करें, उनको समझाएं। अक्लमंद दोस्त दाना दुश्मन अक्लमंद बेवकूफ़ दोस्त से बेहतर होता है। हम उनकी दोस्ती में, उनकी खुशामद में उनकी बात तक नहीं करते और ये उनको भी तबाह कर रही है। ये आखिरी जो है ना महाज, आखिरी चिराग इस मुल्क में कौन है? एक चिराग है। आखिरी भड़की किसकी है? किस चिराग की है? चिराग की आखिरी भड़की है तो उस चिराग को बताएं भाई। ये आपके पास सब कुछ आ गया, सब कुछ, ऐसे ही एफसी भी आ गया। एग्रीड। इसके बाद कहीं ये आखिरी भड़की तो नहीं है? हमारा चिराग एक ही है, हमारा चिराग एक ही है अफसार। नहीं, मैं ऐसा बुझे चिराग जैसे कोई सरों का तेल नहीं पाता। तो देसी घी के चिराग हैं जनाब यहाँ पे इस मुल्क में देसी घी के, जैतून के तेल के वाले चिराग हैं। सरों का तेल नहीं पाता भाई। आप इतना कुछ कर देते हैं कि किसी और की गुंजाइश नहीं रहती कुछ कहने की। जी नहीं, वो देखें, मुझे इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि कम से कम वो मेरी बात समझें, आखिरी भड़की ना हो किसी की भी। अल्लाह करे। अफसार साहब, आप इस्लामाबाद में हैं, वहां पे मिले और वजीर आजम साहब को समझाएं, उन्हें बता सकते हैं कि क्या बेहतर तरीका और रास्ता रहेगा इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां और बोझ उठाने के लिए।